हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि प्रकाश और मैं स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे कि हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ। और इससे पहले हमने पढ़े हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो आज हम लोग कंक्लूड करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को। सो एसेंशियली अगर देखा जाए तो आज हम लोग कुछ हीनियस ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस। इस टाइप के जो ऑफेंसेस हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, सो दीज आर द 4 टॉपिक्स, 4 सेट्स ऑफ बॉडीली ऑफेंसेस जो हम लोग आज इस सेशन में, इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सो नाउ विल फर्स्टली अंडरस्टैंड कि ये सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300, which is section 299 dealing with culpable homicide and section 300 dealing with murder, ये क्या होता है। ठीक है, तो चले मैं आपको लिख के जो है वो समझा देता हूं। ये इसमें ना कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं जो कि आपको आनी चाहिए। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये समझते हैं कि होमिसाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, होमिसाइड 2 वर्ड से बना हुआ है, होमो प्लस साइड। होमो का मतलब होता है मैन, साइड का मतलब होता है किल। ठीक है, सो अ मैन किलिंग अनदर मैन, एक आदमी जब दूसरे इंसान को, एक इंसान जब दूसरे इंसान को मारता है तो हम उसको कहते हैं होमिसाइड। ठीक है, तो होमिसाइड जो है ये एक बहुत बड़ा सा जीनस है। ठीक है, सो अगर मैं ये एक बड़ा सा सर्कल ले लूं तो ये है हमारा होमिसाइड। ओके, मर्डर जो होता है वो एक छोटा सा इंटीग्रेशन सा होता है, एक छोटा सा सर्कल, एक स्पेसिफिक सेट्स है जिसको कि हम कहते हैं मर्डर। ठीक है, इस छोटे से सर्कल को हम कहते हैं मर्डर। और वो कौन से 4 केसेस होते हैं मर्डर के वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी बेसिक ऐसे समझते हैं। तो अब जो कुछ मर्डर नहीं है, है ना, वॉट एवर इज नॉट मर्डर, मतलब ये वाला जितना भी पार्ट हुआ, ये जितना येलो पार्ट है, ये हुआ आपका क्या, ये हुआ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, तो ऐसे ही होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड, तो होमिसाइड तो हम समझ गए, होमिसाइड इज किलिंग ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन, राइट। तो मर्डर में भी कोई इंसान किसी को मार ही रहा है। तो ऐसा क्या खास है मर्डर में, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे कि हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्शंस मर्डर में आएंगे। और मर्डर जो है वो थोड़ा ग्रेवर ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड। जहां कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट 10 साल है, वहां मर्डर की पनिशमेंट जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेके फांसी की सजा तक है। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है, राइट। तो अब मर्डर और होमिसाइड की अगर हम ये बात कर रहे हैं तो वॉट एवर इज नॉट मर्डर इज होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब एक वर्ड आता है कल्पेबल, है ना, कि भाई ये कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। तो कल्पेबल का मतलब होता है आपकी लायबिलिटी। ठीक है, वॉट एवर इज योर लायबिलिटी फॉर किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग is called as culpable homicide. Clear है? Very simple. Culpable homicide is nothing but your liability of killing another human being. Okay? And that is how murder में भी आपकी वही liability होती है about killing someone, लेकिन कुछ exceptional circumstances होते हैं जिसको कि हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें और हम अगर बात करें तो कल्पेबल होमिसाइड जो है वो दिया हुआ है आपका सेक्शन नंबर 299 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 299 ऑफ इंडियन पीनल कोड की अगर बात करते हैं तो वो बात करता है कल्पेबल होमिसाइड की। और अगर हम सेक्शन नंबर 300 की बात करते हैं तो वो बात करता है मर्डर की। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज इंटेंशन। ठीक है, तो अब इसको ना ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा। अब यहां पे मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं तो आपको ध्यान में रहेगा, तो आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले
culpable homicide, murder. Okay, so number 1 is intention. अब आप बोलोगे सर इंटेंशन आप दोनों तरफ लिख दिया तो हाउ इज इट डिफरेंट? इट इज नॉट. तो अब यही बात आ रही है कि अगर मेरा इंटेंशन है, इफ द कॉन्सिक्वेंस दैट आई एम ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ माई एक्ट इज टू किल यू, अगर मेरा इंटेंशन क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं आपको मारना चाह रहा हूं, तो आई वुड ऑलवेज बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर. ठीक है, तो ऐसे केस में कल्पेबल होमिसाइड विल अमाउंट टू मर्डर. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हेन विल कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, तो आप बोलोगे व्हेन द इंटेंशन इज क्लियर. When there is intention to kill someone, then the culpable homicide amounts to murder. ठीक है, तो वैसे ही वही वाली बात हो गई कि हो सकता है इतना छोटा सा पार्ट जो है, ये होमिसाइड के अंडर आ सकता है ना, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. तो कहां पे? जहां पे इंटेंशन क्लियर होगा. अब इंटेंशन कैसे क्लियर हो सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब सेम एग्जांपल है. I have a gun and I pointed at your head. मैं तुम्हारे टेम्पल पे लाके एकदम ऐसे यहां टेम्पल पे तुम्हारे सर पे गन लाके रखता हूं. ओके, आई लोड द गन, उसके अंदर बुलेट है एंड आई पुल द ट्रिगर. अब वो एकदम यहां पे है, तुम्हारा सर पूरा फट जाएगा गोली से, बंदूक चलेगी तो पूरा ही ब्रेन फट चुका होगा. जब एक बार पूरा ब्रेन फट गया तो तुम जिंदा तो बचोगे नहीं, मर चुके होगे. यहां मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है कि मैं तुमको मारना चाह रहा हूं. वही अगर तुम मेरे को 30 मीटर दूर रख दो और मैं 30 मीटर की दूरी से तुमको गोली मार रहा हूं. अब मैं कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तो हूं नहीं कि मेरा निशाना 30 मीटर की दूरी से भी एकदम सही एकदम जाके यहां टेम्पल पे लगेगा, एकदम हिटिंग द बुल्स आई. आई एम नॉट एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन शूटिंग, है ना. तो वहां पे आप कह सकते हो कि मेरा इंटेंशन जो है शायद आपको सिर्फ हर्ट करने का हो. मैं कह सकता हूं कि तुम भाग रहे थे 30 मीटर की दूरी से, मैं पैर पे गोली चला रहा था, लेकिन पैर की जगह जाके लग गई पीछे, सर पे मर गए तुम. गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस एग्जांपल गोली चल रही है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? द डिफरेंस इज कि मेरा इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा है सेकेंड वाले केस में, लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर हो रहा है पहले वाले केस में, जब मैं आपके एकदम टेम्पल पे, आपके सर पे गन रख के मैंने चला दिया. क्लियर? सो दैट इज हाउ इफ द इंटेंशन इज देयर, इट विल ऑलवेज अमाउंट टू मर्डर. दैट डेथ विल ऑलवेज अमाउंट टू मर्डर. चलो, नेक्स्ट इज व्हेन आई इंटेंशनली कॉज इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ. ठीक है, बॉडीली इंजरी प्लस likely to cause death. तो बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ का क्या मतलब हुआ? कि भाई ऐसा इंजरी मैं कॉज कर रहा हूं आपको जिसमें कि देयर इज अ चांस. लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब चांस है कि आपकी डेथ हो सकती है, चांस है कि आपकी डेथ नहीं भी हो सकती है. तो ऐसे केसेस जो हैं, जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसी का जैसे मतलब इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट नंबर 2 का करस्पॉन्डिंग जो है वो आता है तुम्हारा मर्डर का थर्ड पॉइंट में, जो कि है बॉडीली इंजरी प्लस विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ. बॉडीली इंजरी विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ. तो अब इन दोनों में लाइकली टू कॉज डेथ और सफिशिएंट टू कॉज डेथ में क्या डिफरेंस है? अगेन एग्जांपल से समझते हैं. एक तरफ मैं आपको लाठी से मार रहा हूं और एक तरफ मैं आपको आयरन रॉड से मार रहा हूं, एंड इन बोथ द केसेस मैं मार रहा हूं आपको सर पे. ठीक है, किस केस में चांसेस ज्यादा है कि आपकी डेथ हो? ऑब्वियसली आयरन रॉड से. ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्कल जो है वो फट जाएगा, बहुत चांसेस है कि स्कल फट जाएगा और आपकी ब्लीडिंग से या ब्रेन हैमरेज से डेथ हो जाएगी. तो वो सफिशिएंट है टू कॉज डेथ. अगर मैं आपको आयरन रॉड सर पे मार रहा हूं या मैं आपको आयरन रॉड से गर्दन पे मार रहा हूं, सफिशिएंट है कि आपकी डेथ हो जाएगी. लेकिन वहीं अगर मैं आपको एक वुडन स्केल से मार रहा हूं,
ठीक है, या मैं आपको एक वुडन लाठी से मार रहा हूं, चांसेस आर कि आपकी डेथ हो सकती है। बहुत चांस है कि डेथ हो जाए, बहुत चांस है कि शायद आपकी डेथ न भी हो। तो ईदर केस में यहां पे आपका यही बात आ जाता है कि इफ इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, अगर थोड़ा कम ग्रेवर ऑफेंस है, थोड़े ग्रेविटी कम है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रेविटी ज्यादा है, अगर वो सफिशिएंट है टू कॉज डेथ, तो फिर वो मर्डर के अंडर आ जाएगा। अब यहां पे वेपन जो है, वेपन यूज्ड, उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। यहां पे एग्जाम्पल हम उसका भी ले सकते हैं कि आप बॉडी के किस पार्ट पे अटैक कर रहे हो। अगर मान लो कि मैं आपको लाठी आपके हाथ पे मार रहा हूं, करेक्ट, सो बहुत कम चांस है कि आपकी डेथ हो, राइट। लेकिन वही अगर मान लो मैं लाठी जो है वो आपके सर पे मारे जा रहा हूं, चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो यहां पे दोनों ही चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेपन यूज्ड, कि क्या वेपन यूज किया जा रहा है और किस बॉडी पार्ट पे यूज किया जा रहा है। उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि ग्रेविटी कितनी है, क्या वो कम ग्रेविटी है। अगर कम ग्रेविटी की थी तो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। अगर ज्यादा ग्रेविटी की थी कि एकदम सफिशिएंट है भैया कि डेथ हो ही जाएगी, तो आप उसको फिर मर्डर में रखोगे। सेकेंड पॉइंट ऑफ मर्डर जो है वो होता है बॉडीली इंजरी का इंटेंशन है। मेरा इंटेंशन है कि मैं आपके शरीर को कोई इंजरी पहुंचाऊं, प्लस मुझे आपके बारे में कुछ स्पेशल नॉलेज है। नाउ व्हाट इज द स्पेशल नॉलेज दैट द लॉ टॉक्स अबाउट? जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि यू हैव अ वीक हार्ट, आपका हृदय, दिल जो है वो थोड़ा कमजोर है, फिजिकली आपका दिल कमजोर है, ठीक है, मुझे ये बात पता है। तो मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं, लेकिन अब मेरे को, क्योंकि ये स्पेशल नॉलेज है कि आपका दिल कमजोर है, मैंने एक जोर से आपको पंच किया आपके चेस्ट पे, और वो उसका इंपैक्ट इतना जोर का था कि आपको एक ऐसा शॉक लगा और आपका हार्ट जो है वो रुक गया। ये स्पेशल नॉलेज जो मेरे को था कि आपका दिल कमजोर है, फिर भी मैंने आपको बॉडीली इंजरी कॉज की, उसके कारण लॉ कहता है कि भाई यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर। अगर मुझे स्पेशल नॉलेज नहीं था, अगर मुझे नहीं पता है आपके हार्ट की कंडीशन, और मैंने आपको एक घूसा मारा, तो वो लाइकली टू कॉज डेथ है यार। मतलब जनरली एक घूसे में किसी की डेथ होती नहीं है, जनरली स्पीकिंग एक घूसे में किसी की डेथ नहीं होगी। लेकिन अब वही है, मान लो मैं किसी बच्चे को एक जोर का घूसा मार रहा हूं, आई बीइंग अ ग्रोन अप मैन, मैंने एक बच्चे को जोर से उसके चेस्ट पे मारा, सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तो ये फैक्ट टू फैक्ट आपको देख के समझना पड़ेगा कि कहां पे फैक्चुअल सिचुएशन और फैक्चुअल सिनेरियो में किस तरीके से क्या एक्ट करेगा या क्या काम आएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए इसके। थर्ड पॉइंट जो कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, वो बात करता है कि यू आर डूइंग एन एक्ट विथ नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। यू आर डूइंग एन एक्ट विथ द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज योर डेथ। जैसे अब इसमें देखो इंटेंशन नहीं आया, अब यहां पे आ गया नॉलेज। नॉलेज और इंटेंशन में डिफरेंस क्या है? इंटेंशन इज कि मेरा माइंड पूरा मेड अप है कि मुझे ये एंड रिजल्ट चाहिए, करेक्ट। नॉलेज इज मेरा अवेयरनेस, एक जनरल अवेयरनेस कि अगर मैं एक एक्ट करता हूं तो इसकी ये पॉसिबिलिटीज, इसके ये रिपरकशंस, इसके ये एंड रिजल्ट्स हो सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज नॉलेज हियर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं, इफ फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको आपके लिए बात करके आपको ऐसे समझाता हूं कि हाँ चलो ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सलमान खान है, ही इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। जैसे सलमान खान का हिट एंड रन केस वाला एक पूरा ट्रायल चला, तो वाई इज इट कि सलमान खान वॉज प्रोसिक्यूटेड एट ए लेटर स्टेज फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? उसका यही रीजन था, पॉइंट नंबर 3, दैट कोर्ट ने यह कहा कि सलमान खान डिड एन एक्ट विद द नॉलेज, विद द अवेयरनेस कि अगर मैं ड्रिंक करके ड्राइव करता हूं तो
तो इट इज लाइकली टू कॉज किसी की डेथ। अगर मैं ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा हूं तो मुझे इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी की डेथ मेरे एक्ट से हो सकती है, क्योंकि आई माइट लूज कंट्रोल और मैं उस स्टेट में नहीं हूं कि मैं उस गाड़ी को बहुत अच्छे से संभाल सकूंगा। तो इसीलिए ये जो एक्शन आता है आपका, वो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर फॉल मतलब फॉल करेगा। ठीक है, so that is what is your point number 3 for culpable homicide. Now coming to point number 4 of murder. So what is point number 4 for murder? बहुत सिंपल है कि आप कोई एक्ट करते हो विद द नॉलेज, बहुत इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है। ठीक है, इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है, खुद में ही वो इतना डेंजरस एक्ट है कि ऑल प्रोबेबिलिटी में डेथ होगी ही होगी। बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर पॉइंट नंबर 4 ऑफ मर्डर इज अजमल आमिर कसाब। मुंबई में जब टेरर अटैक्स हुए थे, सो देयर वाज अ पिक्चर दैट वाज सर्कुलेटेड, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देखना। अजमल आमिर कसाब जो टेररिस्ट था, उसने असॉल्ट राइफल AK-47 जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे ओपन कर दिया, फायर कर दिया। He had no intention of killing a particular individual. उसको कोई 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को नहीं मारना था। उसका एक्ट इतना डेंजरस था खुद में कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो गोली लगनी ही लगनी थी, कोई ना कोई तो मरता ही मरता। ठीक है, सो ही हैड दैट अवेयरनेस, ही हैड द नॉलेज कि मेरा एक्ट जो है वो इतना डेंजरस है कि हर प्रोबेबिलिटी में डेथ तो किसी ना किसी की होगी ही होगी। सो ऐसे केसेस को अगेन हम ज्यादा सीरियस, ग्रेव उसमें रखते हैं एंड हम उसको मर्डर के एम्बिट में डाल देंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सेक्शन 299 इंडियन पीनल कोड में आपका डिफाइंड है कल्पेबल होमिसाइड, 300 में जो है वो डिफाइंड है आपका द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो जीनस होता है, जो एक बड़ा सा सर्कल हमने बनाया, राइट। सो इट इज द जीनस, एंड मर्डर जो है वो एक स्पीशीज है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, this is the red part is the murder part, okay, and the yellow part is the homicide part, right? So all murder will fall within culpable homicide, but all culpable homicide will not fall within the ambit of murder. ठीक है, तो शायद सारे homicide जो है वो murder में नहीं fall करेंगे, it will be ओनली स्पेसिफिक केसेस जहां पे इंटेंशन जो है वो आपका क्लियर होगा दोनों केसेस में, वहीं पे आपके कल्पेबल होमिसाइड जो है दैट विल अमाउंट टू मर्डर। ओके, हाँ, सो दिस इज प्रिडोमिनेंटली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। हाँ, अगर पनिशमेंट की बात करते हैं तो मर्डर का पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, एंड फाइन तो होगा ही होगा। तो या तो आपको फांसी की सजा मिलेगी, या आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या फिर आपको फाइन तो लगेगा ही लगेगा, ईदर वे, दोनों के साथ भी। और अगर हम 299 की बात करें, कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं, सो इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर 10 years और फाइन और बोथ, ईदर वे। ठीक है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली अगर देखें तो थोड़ा कम पनिशमेंट है फॉर कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन आपकी लाइबिलिटी फॉर किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग तो डेफिनेटली रहेगी ही रहेगी। सो एज अ क्रिमिनल लॉयर, मान लो अगर आप आगे चल के क्रिमिनल लॉयर बनते हो और आपके सामने कोई ऐसा मर्डर का केस आता है, तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी द बेस्ट थिंग कि आप उसको एक्विटल ही दिला दो। लेकिन अगर मान लो काफी ज्यादा सीरियस केस है और आप उसको एक्विटल नहीं दिला सकते, तो मर्डर के एम्बिट से घटा के अगर कल्पेबल होमिसाइड में भी लेके आए तो भी बहुत बढ़िया रहता है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस प्रिडोमिनेटली बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। चलो, सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द ऑफेंस ऑफ रेप। ओके, now rape is another very heinous offense. It's a very gruesome
offense under the criminal law. Now what happens in rape is it's a sexual offense, जहां पे कि अगेन एक और चीज जो आपको अभी जाननी चाहिए कि it is not a gender neutral offense. Okay, तो जेंडर, व्हेन वी से इट इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर के अगेंस्ट रेप किया जा सकता है, विच इज द जेंडर ऑफ विमेन. ठीक है, सो रेप कैन हैपन ओनली ऑफ विमेन, ओनली दे कैन बी द विक्टिम हियर. अब ये क्वेश्चन कि भाई मेन के साथ क्यों नहीं हो सकता या किसी और जेंडर के साथ क्यों नहीं हो सकता, तो एज ऑफ नाउ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, अभी तक लॉ को ऐसे चेंज नहीं किया गया है. जब चेंजेस आएंगे विथ टाइम, सोसाइटी जैसे चेंज होगी तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं. लेकिन हाँ, 2013 में काफ़ी इसको एक्सपैंड किया गया था इस डेफिनेशन को, जब निर्भया का गैंगरेप केस हुआ था इंडिया में, एंड द इंटायर कंट्री वाज शुक टू इट्स कोर कि दिल्ली जैसे हमारे कैपिटल में इतना ग्रूसम गैंगरेप हो गया. तो उसके बाद रेप के डेफिनेशन को और क्रिमिनल लॉ में काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो लाए गए थे. इससे पहले बेसिकली रेप समझते हैं होता क्या है, कि जैसा मैंने आपको कहा कि इट्स अ सेक्सुअल ऑफेंस वेरिन आप बिना उस विमेन के, बिना उस औरत के कंसेंट के उसके साथ एक सेक्सुअल नेचर का कोई एक्ट जो है वो कमिट करते हो. सो बेसिकली या तो आप फोर्स कर रहे हो या आपने उससे मिसकंसेप्शन में रख के उसका कंसेंट लिया है, या वो उस हालत में ही नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, या वो एक बच्ची है, वो एक माइनर है जहां उसके कंसेंट का मैटर उसको पता ही नहीं है क्या सही है नहीं है गलत है. तो ऐसे केसेस में जब आप कोई एक सेक्सुअल नेचर का एक्ट जो है वो करते हो किसी विमेन के साथ, तो उसको हम कहते हैं और उसको हम डालते हैं इन द कैटेगरी ऑफ रेप, जो कि 375 इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है. ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि रेप जो है इट कैन बी कमिटेड बाय अ मैन. अब इसका एक्सपेंसिव डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जा रहा है टू एनी पार्ट ऑफ विमेन्स बॉडी. नाउ दिस जनरली मींस वेजाइना, यूरिथ्रा एंड एनस. ठीक है, ये तीन जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, द प्राइवेट ऑर्गन ऑफ द फीमेल बॉडी होती है, or the man makes her insert such objects into her body parts. Now it could also mean, it could be other body parts also, like for example mouth or any other body part. अगर आप कोई भी अपना फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर आप अपना प्राइवेट ऑर्गन, एक आदमी अपना प्राइवेट ऑर्गन इंसर्ट करता है, क्योंकि पहले क्या था कि इट वाज जस्ट पेनिट्रेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज द पीनिस इनटू द फीमेल reproductive part which is the vagina. तो penetration of penis into vagina, only that would constitute an offense of rape. ठीक है, लेकिन 2013 के बाद ये समझा गया कि नहीं यार, ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव सा डेफिनेशन है, बिकॉज व्हाट इफ somebody does not insert in the vagina but rather inserts the penis in the mouth. So उसके लिए फिर क्या ऑफेंस होगा, लाइक व्हाट इज दैट ऑफेंस. तो इसीलिए उसको चेंज किया गया, एंड इट वाज लाइक कि आप इस केस में इवन इफ यू पुट एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, आप कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट भी ऐसे किसी के प्राइवेट ऑर्गन में इंसर्ट करते हो किसी विमेन के, तो दैट वुड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ रेप. इट्स नॉट जस्ट कि पेनिट्रेशन ऑफ योर penis should only happen, ऐसा जरूरी अब नहीं रहा. या फिर the man manipulates any part of the women's body, applies his mouth to any part of the women's body. ठीक है, किसी भी औरत के किसी भी बॉडी पार्ट पे अपना माउथ भी, अगर आप अपना मुंह भी अप्लाई करते हो, मुंह लगाते हो, तो दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, प्रोवाइडेड इट इज अगेंस्ट हर विल. उसने कंसेंट, उसने अपना विलिंगनेस नहीं बताया है. ठीक है, इट इज अगेंस्ट हर कंसेंट, उसने बोला नहीं और उसके बाद भी आप करते हो, तो दैट वुड अमाउंट टू रेप. व्हेन द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड इन कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, आपने डरा के, धमका के, उसको गलत झूठा दिलासा देके, मिसरिप्रेजेंट करके आपने उससे कंसेंट लिया, इवन देन दैट वुड अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ रेप. अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी के खिलाफ, उसके विलिंगनेस के अगेंस्ट जाके आपने किया. When the consent was given during unsoundness of mind, intoxication, and she is unable to understand the nature of the act. कि भाई या तो वो विमेन जो है वो नशे में है,
तब आपने उसका कंसेंट लिया, उसको वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। या फिर अगर जो विमेन है वो अनसाउंड माइंड की है, उसका माइंड जो है वो ठीक नहीं है, सेन नहीं है, वो नहीं समझ पा रही है, तो उस वहां पे भी उसके कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। एंड ऑल दीज केसेस में अ मैन वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है कि जहां पे उसका कंसेंट लिया गया है बाय द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हर हस्बैंड, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम उसके हस्बैंड हो, व्हेन ही नोज दैट ही इज नॉट। ठीक है, जब उसको पता है कि वो उसका हस्बैंड है नहीं, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम हर हस्बैंड, और उस पे तुमने उसका कंसेंट ले लिया, तो ऐसे केस में भी आपका वैलिड कंसेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। द विमेन इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। अब या तो मान लो उसको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो बोल नहीं सकती है। ठीक है, शी इज डम्ब, राइट, बोल नहीं सकती, मूक है, तो इन दैट केस शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट कि मुझे नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में भी अगर आप करते हो और बाद में वो बोलती है या कम्युनिकेट करती है, किसी भी तरीके से बताती है कि नहीं मुझे नहीं करना था, कंसेंट नहीं था, so in such cases again the action of the man would be considered to be an offense of rape। ठीक है, अब यहां पे दो एक्सेप्शंस भी आते हैं जो we should know। the exceptions is any medical procedure, अब कोई मेडिकल प्रोसीजर किया जा रहा है तो वहां पे ऑफ कोर्स पेशेंट से उसका कंसेंट लिया जाता है, लेकिन मान लो पेशेंट की हालत ही नहीं है, पेशेंट मान लो अधमरे सिचुएशन में और अर्जेंटली सर्जरी करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्या डॉक्टर्स वेट करें कि भाई पेशेंट उठे कंसेंट दे, या उसके गार्जियन को बुलाएं, कोई आए कंसेंट साइन करे तब करें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन सच केसेस मेडिकल प्रोसीजर जो होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर में ये दिक्कतें जो है वो नहीं आती हैं, और मेडिकल प्रोसीजर जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड इज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ, वो रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो अनदर कंटेंशियस इशू, जहां पे बात हो रही है, आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं, एक डिस्कोर्स और डिस्कशन जो है वो चल रहा है, जो कि होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि मैरिटल रेप जो है वो ऑफेंस होगा कि नहीं। सो ये जो सेकेंड एक्सेप्शन है ये कहता है कि मैरिटल रेप जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो इवन इफ द हस्बैंड without the consent of the wife has sex with her, then that will not be considered to be an offense of rape। अब ये क्वेश्चन अगर मान लो आपके मन में आता है कि भाई मैरिटल रेप जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये एक डिस्कोर्स है, ये एक डिस्कशन है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। गवर्नमेंट के अपने स्टैंड है, गवर्नमेंट का अपना कहना है कि बहुत ज्यादा अभी इतनी लिटरेसी और इतनी अवेयरनेस जो है इंडियन सोसाइटी में है नहीं, और बहुत चांसेस है कि इसको बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। कि मान लो एंड क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पे कि वो एक फियर नहीं होना चाहिए। अब ये भी कहना सही है कि भाई फियर तो फिर औरत के मन में भी नहीं होना चाहिए, कि उसको भी लगना चाहिए कि ठीक है अगर मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, तो सेक्स नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो अगेन द प्रॉब्लम इज कि नीदर द मेन आर सो अवेयर नॉर आर द विमेन सो अवेयर। तो अब प्रॉब्लम क्या है? दोनों तरफ से प्रॉब्लम होगी। द प्रॉब्लम वुड बी कि विमेन विल स्टार्ट अब ऐसे ना घर परिवार जो बहुत टूटने लगेंगे, कि मान लो अगर औरतें जाके अगर कुछ भी हुआ, छोटी सी भी कोई लड़ाई हुई, तो शी कैन ऑलवेज गो एंड से कि माय हस्बैंड रेप्ड मी, एंड rape being a very very heinous offense, the first thing that you will have to do is to arrest the person। वो पर्सन पहले चला गया जेल के अंदर, अब उसके मन में भी चार बातें हैं कि यार मेरी वाइफ ने मेरे को जेल भेजवा दिया, मेरी सोसाइटी में इज्जत जो है वो खत्म हो गई, एंड बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है। फिर जेल से निकल के मान लो बेल पे आए, वो केस चल रहा है, एंड में कुछ नहीं निकला, तो क्या वो आदमी अपनी वाइफ के साथ रह पाएगा? नहीं। तो शायद वो बोले कि भाई मैं तुमको डिवोर्स दे रहा हूं, मैं तुमको तलाक दे रहा हूं। तो मे बी ये जो प्रॉब्लम है ना, कि जहां पे घर परिवार जो फैमिलीज टूटने लगेंगी, वो एक बहुत बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न है गवर्नमेंट का, कि
वाई वी कैन नॉट हैव मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस इन इंडिया एज ऑफ नाउ, बिकॉज द सोसाइटी जो है वो अभी इतनी अवेयर नहीं है कि हमको अगर कोई राइट दिया जा रहा है तो उसको यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। और जहां पे इतना ज्यादा पनिशमेंट का स्कोप है, जहां पे इतना ज्यादा स्कोप है कि आप सालों साल के लिए आप जेल जा सकते हो, तो ऐसे केसेस में अगेन प्रॉब्लम इज कि बहुत लाइटली ट्रेड करना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, फिर हो सकता है कि आदमी जो है वो मेन माइट बी लाइक यार हमको शादी नहीं करनी है, बेटर है कि यार भाई दूर रहो, जेल जाने से तो बेटर है शादी नहीं करना। फिर सोसाइटी में इम्बैलेंस आ जाएगा। इम्बैलेंस इन द सेंस ऐसा होगा कि अब देखो सेक्सुअल अर्जेस तो खत्म होंगे नहीं, तो मेल एंड फीमेल विल कॉपुलेट, पॉपुलेशन बढ़ेगा, बट फैमिली स्ट्रक्चर ही नहीं होगी, तो सिंगल मदर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगी, एंड देयर वुड बी नो बैकअप, नो इमोशनल, नो फाइनेंशियल, नो फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम एनी पार्टनर। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आपको यहाँ पे इस नेचर में दिखती हैं, मिलती हैं। तो बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आप डेफिनेटली सोचना और मुझे बताना कि आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में। ठीक है, तो मिनिमम पनिशमेंट ऑफ रेप की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 साल है ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो तो ऑफ कोर्स डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, डेथ तो है ही। इफ अ रेप इज कमिटेड ऑन अ माइनर अंडर 16 years of age, then the minimum punishment is 20 years with fine. ठीक है, एंड इट मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। तो अगर 16 साल के छोटे, मतलब 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर रेप कमिट किया जाता है तो वहां पे मिनिमम पनिशमेंट 20 साल है। ठीक है, अलॉन्ग विथ फाइन। और इन अदर केसेस द मिनिमम पनिशमेंट फॉर रेप जो है वो 10 साल का है। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में, विच इज सेक्शन 377। देखो अननेचुरल ऑफेंस जो है ना, एक हमको यह भी समझना पड़ेगा कि दिस वाज रिटन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम। ठीक है, 1860s में लिखा हुआ ये लॉ है। तो अब उस समय का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर था और आज का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है काफी डिफरेंट है। ठीक है, 100 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स सोसाइटी काफी चेंज हो गई है, काफी लिबरल हो गई है, काफी चीजें एक्सेप्टेबल हो गई हैं अब सोसाइटी में, जो उस टाइम पे नहीं थी। राइट, सो बेसिकली सेक्शन 377 जो है वो क्रिमिनलाइज करता था कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन होमोसेक्सुअल एडल्ट्स। होमोसेक्सुअल्स कौन होते हैं? द पीपल हु आर अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स, अ मैन बीइंग अट्रैक्टेड टू अ मैन, अ वुमन बीइंग अट्रैक्टेड टू अ वुमन। ठीक है, तो ये जो कंसेंशुअल सेक्सुअल होता है, अब दोनों पार्टी कंसेंट भी दे रहे हैं कि हमको करना है साथ में, हमें सेक्स करना है, हमें एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना है साथ में। ठीक है यार, मतलब बंद कमरे में आप अपने घर में आपको जो करना है, आपको जिससे प्यार करना है आप करो यार। एंड एग्जैक्टली व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड इन नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां पे कि इस पर्टिकुलर पार्ट को रीड डाउन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यार, कोई अगर उसका ना प्राइवेसी है, अगर कोई अपने घर में, अपने बंद बेडरूम में, 4 दीवारी में वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है विद अ पर्सन दैट पर्सन लव्स एंड दैट पर्सन हैपेंस टू बी ऑफ द सेम जेंडर, तो स्टेट को, सोसाइटी को, समाज को उससे क्या करना है? तुम समाज में रहो ना, वो समाज में आके तो नहीं कर रहा है, वो अपने घर के प्राइवेसी में, अपने बेडरूम में किसी के साथ कौन सा रिलेशन में है, उससे सोसाइटी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एंड इसीलिए इस पार्ट को जो है वो हम लोगों ने, और रादर सुप्रीम कोर्ट ने रीड डाउन कर दिया। अब लेकिन इसका ना एक दूसरा पार्ट भी है जिसको कहते हैं बीस्टियलिटी। बीस्टियलिटी का मतलब होता है हैविंग सेक्स विथ एनिमल्स। ठीक है, तो अब कुछ लोग के ऐसे भी कुछ लोगों का ऐसा भी मेंटल सेटअप होता है जहां पे, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार ऐसे न्यूज़पेपर्स में बहुत ही दिल दहला देने वाले टाइप के न्यूज़ आते हैं जहां पे वो बताते हैं कि किसी ने डॉग के साथ सेक्स कर लिया, या फिर काऊ के साथ कर लिया, गोट के साथ कर लिया। दिस फॉल्स अंडर
bestiality, that a human being goes on to have sex with a animal. ठीक है, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेन ये औरत भी कर सकती है या आदमी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है कि सिर्फ आदमी बीस्टियलिटी कर सकता है, इट कैन बी डन बाय वुमेन और मैन. ठीक है, सो दिस स्टिल इज क्रिमिनलाइज्ड. तो ये अननेचुरल ऑफेंस जो है वो डेफिनेटली माना जाएगा, क्योंकि इसको ना हम थोड़ा ऑर्डर ऑफ द, हम इसको नेचर के ही विरुद्ध मानते हैं. नेचर ने बनाया ही नहीं है कि इंसान जो है वो जाके जानवरों के साथ सेक्स करे. नेचर ने, हाँ, अब एक ये भी था कि भाई इनिशियली जब ब्रिटिश ने ये लॉ लिखा था तो उस समय उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च बहुत ज्यादा था. एंड चर्च जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, जो रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी है, वो होमोसेक्सुअलिटी के बहुत अगेंस्ट है, राइट. लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, अब चीजें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं. तो सेम वे इंडिया में भी फिर बाद में यही हुआ कि ठीक है, हमने फिर वही देखा कि यार इफ वी गो टू आर वेरी वेरी एंशियंट टेम्पल्स, खजुराहो आप चले जाओ, आपको वहां पे ओपनली दिख रहा है कि आज से 400-500 साल पहले जब वो मंदिर बने थे तो वहां पे होमोसेक्सुअल एक्ट दिख रहे हैं. तो हम नहीं कह सकते कि वो नेचर के अगेंस्ट है. इट्स लाइक कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो भी दे वर ऑल्सो एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी. तो इट इज नथिंग विच इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, कि ये आज का नया कोई कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो इसीलिए इन सब कई सारे ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया था. बहुत टाइम से ये एक्चुअली मैटर चल रहा था. तो फाइनली नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, होमोसेक्सुअल एक्ट जो है, हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, कंसेंशुअल होना चाहिए. कंसेंट के साथ अगर दो सेम जेंडर के लोग, सेम सेक्स के लोग जो है वो सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो वो एक क्राइम जो है वो नहीं होगा, वो 377 के अंडर नहीं माना जाएगा. ठीक है, अब आते हैं बैटरी और असॉल्ट के ऊपर. तो बैटरी और असॉल्ट कुछ नहीं है, कुछ क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है इंटेंशनली ऑन अ पर्सन, उसको हम बैटरी कहते हैं, और ये पनिशेबल अंडर सेक्शन 350. लेकिन अगर पर्सन प्रिटेंड करता है कि मैं फोर्स यूज करूंगा लेकिन एक्चुअली फोर्स यूज करता नहीं है, तो ये इसको कहते हैं कि आपने असॉल्ट किया है, और ये सेक्शन 351 में है. सो बेसिकली अगर मैंने एक थप्पड़ लगा दिया तो दैट्स बैटरी, आपको चोट लगी, लेकिन मैंने बस खाली ऐसे दिखाया और छोड़ दिया, यू आर लाइक ओह, सो दिस एप्रीहेंशन की चोट लगेगी इज असॉल्ट. ओके, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कमिट क्राइम ऑन विमेन. तो कई सारे क्रिमिनल फोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्राइम कमिट किए जा सकते हैं औरतों के अगेंस्ट, जैसे टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन. जैसे मान लो आपकी अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी एक औरत में लड़ाई हो रही है, तो आदमी जो है वो जानता है कि मैं थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग हूं, तो टू सबड्यू द विमेन, मान लो उसने उसका दुपट्टा खींच लिया या उसके कपड़े को ऐसे जोर से खींच दिया कि वो फट गया. सो योर एक्ट इज इंटेंशनल, कि आप उसकी मॉडेस्टी को, आप उसके लाज को, आप उसके रिस्पेक्ट को, आप उसके ऑनर को आउटरेज कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो. तो आप ऐसी हरकत अगर करोगे तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है. 354 में आपको उसके लिए पनिश किया जा सकता है. ठीक है, यूज ऑफ फोर्स विद द इंटेंट टू डिसरोब द विमेन, उसकी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई उसका कपड़ा ही उतारने का कोशिश कर रहे हो फोर्स लगा के, कि आप उसको उसका कपड़ा ही उतार दो. कमिटिंग सेक्सुअल हरासमेंट, अब जैसे मान लो कोई औरत चल रही है सड़क पे, आप उसको छेड़ रहे हो, है ना, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, ग्रोप कर रहे हो, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स को छू रहे हो, तो ऑल ऑफ दैट वुड अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट. वॉयरिज्म, voyeurism is watching or capturing a woman when she is engaged in a private act. जैसे मान लो वो नहा रही है, या maybe she is having a sexual intercourse with her partner, or maybe she is doing some self pleasure acts. तो ऐसे केसेस में and you are watching, ठीक है, आप वॉच कर रहे हो या आप कैप्चर कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो ऐसे में ये जो आपका ऑफेंस है वो होता है आपका ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म. स्टॉकिंग, किसी को स्टॉक करना, उसका पीछा करना, हर समय उसके मूवमेंट को देखना. नाउ दैट स्टॉकिंग कुड बी
डिजिटल स्टॉकिंग और कुड बी फिजिकल स्टॉकिंग, वो जहां जहां जा रही है औरत उसके पीछे पीछे जाना, मेट्रो में चले जाना, जिस मेट्रो स्टेशन पे उतर रही है वहां उतरना, फिर उसके पीछे पीछे ऑफिस तक चले जाना, फिर वहीं वेट करना, वो जब निकल रही है तो उसके पीछे जाना। तो ऑल ऑफ दिस इज स्टॉकिंग। जब आप कंटिन्यूअसली आप किसी के पीछे पड़ जाते हो तो ऑल ऑफ दिस इज अगेन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिमिनल फोर्स विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी ऑफ अ विमेन। ठीक है, So with this we come to end of all the offenses against women जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है आपसे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद हम करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, एंड विद दैट वी वुड कंक्लूड द एंटायर इंडियन पिनल कोड। ठीक है, नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में, एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है विच इज वैभव, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3 दिसंबर। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड विच इज वैभव। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।